नमस्कार दोस्तों, प्रोग्रेसिव क्लासेस में आपका स्वागत है। हम डिस्कस कर रहे हैं घटना चक्र पॉइंटर वर्ल्ड ज्योग्राफी का, जिससे अभी तक हमने 2 भागों में बांटकर देख लिया है और ये उसी का तीसरा पार्ट है, जिसमें पहला टॉपिक है जलमंडल का। जो लोग पहले 2 पार्ट को नहीं देखे हैं उनसे मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उन दोनों पार्ट का लिंक अवेलेबल है, उसे जाकर अवश्य देखें। तो आइए हम शुरुआत करते हैं आज का जो टॉपिक है पार्ट 3 वर्ल्ड ज्योग्राफी का। उसमें पहला टॉपिक है जलमंडल का। तो जानते होंगे आप कि जो संपूर्ण पृथ्वी है, संपूर्ण पृथ्वी का 3/4 भाग अर्थात 75% जो भाग है वो जल है। और यदि मान लिया ये पृथ्वी है तो पृथ्वी का जो उत्तरी गोलार्ध है, उत्तरी गोलार्ध का लगभग 60.7 मतलब 61% भाग जल है, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में लगभग 81% भाग जल है। ठीक है, अब इसमें भी अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशन है। यदि आप देखें जो टोटल जल अवेलेबल है पृथ्वी पे, उसका 97.5% कितना 97.5% जो भाग है वो कहाँ है, समुद्र में है, अर्थात ये खारा जल है, जिसका में 25% जो भाग है वो शुद्ध जल है। अर्थात पृथ्वी पे टोटल जो जल अवेलेबल है, जो 75% भाग जो जल आया पृथ्वी का, उसका 97.5% भाग जो जल है वो खारा जल है और 2.5% जल मात्र शुद्ध जल है। ठीक है, अब इसी में यदि आप आगे देखेंगे तो शुद्ध जल में भी आपको जो आइस कैप है, आइस कैप के रूप में 68 से 69% भाग जल है आइस कैप, और 30% जो है वो ग्राउंड वाटर है। तो आपसे यदि क्वेश्चन पूछा जाए कि शुद्ध जल का सबसे अधिकतर जो परसेंटेज है, अधिकतम परसेंटेज वो किस रूप में है, तो आइस कैप के रूप में है। और ये यूपीएससी में एक बार पूछा जा चुका है पीटी में। तो कई लोगों ने उसका ग्राउंड वाटर के रूप में मार्क किया था, जो गलत है आंसर। जो मैक्सिमम जो शुद्ध जो वाटर है उसका आइस कैप के रूप में है, और वो कितना है 68 से 69%। और ग्राउंड वाटर कितना है 30% है, ग्राउंड वाटर कितना है 30%। ठीक है, अब बाकी जो शेष बच रहे हैं वो अदर्स में आप ले सकते हैं उससे। और 0.3% सरफेस वाटर है, कितना 0.3% सरफेस वाटर है, आप उसे कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे मान लिया कि इसे हम जो आइस कैप है उसे मान लिया मैंने 69% ले लिया, ग्राउंड वाटर ले लिया 30%, तो कितना हो गया 9 और 99%। बाकी जो बच गए उसमें 0.3% जो है वो सरफेस वाटर है, बाकी जो होगा वो अदर्स होगा। अदर्स कितना होगा 0.7%। तो ये 0.3% जो है वो क्या है, सरफेस वाटर है। सरफेस वाटर है, इस सरफेस वाटर का 87%, इस सरफेस वाटर जो 0.3% आया उसका 87% कहाँ पर है, लेक्स में है। ठीक है, और 2% रिवर में है। ठीक है, बाकी जो होंगे आपको जलवाष्प मॉइस्चर स्वैम्प के रूप में आपको ये अवेलेबल होंगे। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि जो हमारा शुद्ध वाटर है, प्योर वाटर जो है वो तो 2.5% था, उसमें भी कितना डिस्ट्रीब्यूशन है। तो हमारे पास पीने के लिए पानी की जो कैपेसिटी है वो काफ़ी कम है, इसी कारण कहा जाता है पानी बचाओ। अब ये जो पानी बचाओ की कार्यक्रम है, इसमें इसलिए इम्पोर्टेंट है कि हालांकि ये एक चक्रीय अर्थात वाटर एक साइकिल के रूप में मूव करता है। वाटर का एक साइकिल होता है, जो जैसे समुद्र है, समुद्र से बाष्पीकरण होगा, फिर संघनन होगा, बाष्पीकरण के बाद क्या होगा, संघनन होगा, और वो वर्षण के रूप में पृथ्वी को प्राप्त होगा, धरातल को प्राप्त होगा, और फिर नदी के रूप में ये समुद्र में समाहित होगा। ये हालांकि ये पूरी एक साइकिल कवर होती है, लेकिन इसमें शुद्ध जो जल होगा परसेंटेज वो काफ़ी कम होता है। फाइनली हमारे पास 0.003% ही अवेलेबल हो पाता है। तो इतना कम परसेंटेज है हमारे पास शुद्ध जल का, तो इसे संरक्षित करना अत्यंत आवश्यक है। तो ये जल जो है उसके बारे में हमने उसकी विशेषताओं के बारे में जान लिया, और जलमंडल में सारी चीज़ें क्या होती है, क्या क्या प्रक्रिया होती है उसके बारे में हमने जान लिया, और कितना परसेंटेज अवेलेबल है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि कोई भी आप प्री का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो उसमें यदि इससे क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप अटेम्प्ट करने की स्थिति में होंगे। खास करके जो यूपीएससी के एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए तो बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो
जो परसेंटेज है, परसेंटेज को लेकर काफ़ी बार क्वेश्चन पूछ चुके हैं। ठीक है, अब आगे देखते हैं हम इसमें जो पहला क्वेश्चन है वो क्या है। तो पहला क्वेश्चन है कि सबसे गहरा सागर है, तो सबसे गहरा सागर है दक्षिण चीन सागर के बारे में बताया जा रहा है कि सबसे गहरा सागर है। ठीक है, आगे देखते हैं, हालांकि ये ऑप्शन के हिसाब से होगा। आगे देखते हैं कि पृथ्वी की सतह का वह भाग जो पानी से ढका है लगभग कितना है। तो पानी से जो ढका है वो है 2/3। पानी से ढका कितना है 2/3। हमने पहले ही बताया था कि 2/3 पार्ट जो क्या है पानी से ढका हुआ है, हालांकि हमने 3/4 बताया था। ये ऑप्शन के हिसाब से ये 2/3 दिया हुआ है, तो उसमें मैक्सिमम 2/3 होगा, तो इसी कारण इस ऑप्शन को माना गया। आगे देखते हैं, समुद्र तल पर पृथ्वी के केंद्र के सबसे निकट स्थान है। तो समुद्र तल पर पृथ्वी के केंद्र के सबसे निकट स्थान कौन सा है? उत्तरी ध्रुव है। डेटम रेखा कहते हैं। तो डेटम रेखा क्या है? समुद्र तल की क्षैतिज रेखा जिससे ऊंचाई तथा गहराई की माप होती है। जो सी लेवल होता है, सी लेवल क्या होता है? डेटम लाइन माना जाता है। सी लेवल को डेटम लाइन माना जाता है। आगे देखते हैं, हमारे जलमंडल का सबसे बड़ा भाग क्या है? तो हमारे जलमंडल का सबसे बड़ा भाग कहाँ पे मिलेगा आपको? प्रशांत महासागर में मिलेगा, पैसिफिक ओशन में मिलेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, उत्तरी एवं दक्षिणी अटलांटिक महासागर द्रोणियों के मध्य से गुजरता हुआ हिंद महासागरीय द्रोणी और फिर ऑस्ट्रेलिया तथा अंटार्कटिका के बीच से दक्षिणी प्रशांत महासागरीय द्रोणी में प्रवेश करने वाला कटक है। तो यह है मध्य महासागरीय कटक। अब देखिए, मध्य महासागरीय कटक के बारे में बताया जा रहा है। तो मध्य महासागरीय कटक क्या है? आप देखे होंगे, मान लिया कि ये हमारा हो गया अमेरिका, ये हमारा है अमेरिका, ठीक है, और ये हमारा साउथ अमेरिका, सॉरी ये अलग थोड़ा बन गया, ये हो गया हमारा साउथ अमेरिका, और ये है अफ्रीका, और ये हमारा हो गया इंडिया, और ये हो गया साउथ ईस्ट एशिया, और यहाँ पे हो गया ऑस्ट्रेलिया। इस तरह से कुछ स्थिति है। ये क्या है? अटलांटिक ओशन है, अटलांटिक ओशन है। ये कौन सा है? ये पैसिफिक ओशन है। ये क्या है? इंडियन ओशन है। ये आपको क्या मिलेगा? ये भी पैसिफिक ओशन मिलेगा, ठीक है। इस तरह से आप देखे होंगे पूरा जो मानचित्र है, इसमें ये चीज़ें बटी हुई है। महाद्वीप और महासागरों की स्थिति इस तरह से है। अब जो अटलांटिक महासागर है, अटलांटिक महासागर की स्थिति इस की तरह है, इस तरह से, ठीक है। तो इसके बीचों बीच में आपको एक कटक की अवस्थिति प्राप्त होगी। इसे बोला जाता है मध्य अटलांटिक कटक, मिडिल अटलांटिक रीज, RIDGE, रीज है। ये क्या है? रीज है, ठीक है। उसी तरह से आपको हिंद महासागर में भी रीज की अवस्थिति मिलेगी, और इस यहाँ पर अब इसमें भी अलग अलग नाम हैं। लक्काद्वीप चैगोस, लक्काद्वीप कटक है, चैगोस है, सेंट पॉल है, एम्स्टर्डम है। इस तरह से आपको कटक के नाम हैं, ठीक है। और यहाँ पे आपको अरब बेसिन के पास यहाँ पे कार्लसबर्ग कटक प्राप्त होगा, ठीक है। यहीं पे समुद्र की जो स्थिति होती है उसमें द्रोणी वगैरह भी होता है, लेकिन अभी हम रीज के बारे में पढ़ रहे हैं क्योंकि रीज का क्वेश्चन पूछा गया है। तो आपको जो रीज की अवस्थिति है वो आपको हर एक महासागर में आपको लगभग प्राप्त हो जाएगा। और इसी में जो अटलांटिक, मध्य अटलांटिक कटक है, ये इसकी जो ये ऊंचाई है वो 11 किलोमीटर के आसपास है, जो हिमालय की ऊंचाई से काफ़ी ऊंची है। अर्थात यदि आपसे पूछा जाए कि पृथ्वी पर सबसे ऊंचाई का स्थान कौन सा होगा या ऊंची पहाड़ी चोटी कौन सी होगी, तो वो बोला जाएगा मध्य अटलांटिक कटक, जो कहाँ पर है? समुद्र के नीचे है, अर्थात अटलांटिक ओशन के नीचे है, ठीक है। तो आपको जो कटक की अवस्थिति है ये हर एक महासागरों की एक विशेषता है। अब ये कटक का निर्माण क्यों होता है? तो हमने जो पार्ट 2 वीडियो था उसमें हमने बताया था प्लेट टेक्टोनिक के बारे में। तो प्लेट टेक्टोनिक को यदि आप समझ रहे होंगे तो हमने ये चर्चा किया था कि ज्वालामुखी का निर्माण किस तरह से होता है। उसमें हमने बताया था कि सपोज ये एक प्लेट है और ये एक दूसरा प्लेट है। यदि इस प्लेट की डेंसिटी हाई होगी, हाई डेंसिटी होगी, और इसकी लो डेंसिटी होगी, तो ये जो प्लेट होगा ये इसके अंदर छेपित कर जाएगा। इसकी जो मार्जिन्स होती हैं वो कहाँ? ये इसकी छेपित हो जाएगा, और यहाँ पर एंडीसेटिक लावा का निर्माण होगा। एंडीसेटिक लावा का निर्माण होने से ये ज्वालामुखी की अवस्थिति यहाँ पर होगी, यहाँ पर हमेशा लावा निकलता रहेगा, और इस तरह से कटक का निर्माण हो जाएगा। इसी तरह की कटक की जो का निर्माण जो है वो हर एक महासागरों की एक विशेषता है। तो ये कटक आप समझ गए होंगे, और मध्य महासागरीय कटक क्या है इसके बारे में भी आप समझ गए होंगे। और ये जो दिया हुआ है क्वेश्चन में आपको
ये सारी चीज़ें मिल जाएगी। हिंद महासागरीय द्रोणी, फिर ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका से बीच से दक्षिणी प्रशांत महासागरीय द्रोणी में प्रवेश करने वाले जो कटक है वो क्या है, मध्य महासागरीय कटक। अब देखिए जो जब हमने बताया था मध्य महासागरीय कटक के बारे में, जैसे कि हमने बताया था ये भारत है और ये इंडियन ओशियन है। इंडियन ओशियन में यहाँ पे आपको एक कटक की अवस्थिति प्राप्त होगी और ये हमारा ऑस्ट्रेलिया है। यहाँ पे लक्षद्वीप कटक है, चैगोस है, सेंट पॉल है, एम्स्टर्डम है, इस तरह से कटक आपको मिलेंगे। यहाँ पे कार्लसवर्ग कटक है। यहाँ पर एक कटक है और इसका नाम है 90 डिग्री ईस्ट। 90 डिग्री ईस्ट कटक है, ठीक है। ये क्वेश्चन में कई बार पूछा गया है 90 डिग्री ईस्ट के बारे में। तो 90 डिग्री ईस्ट जो कटक है वो किसकी विशेषता है, वो हिंद महासागर की विशेषता है। अब कटक का मतलब आप सिंपल ये समझिए कि जैसे एक मानव शरीर है, मानव शरीर में रीढ़ की हड्डी होती है, वो क्या हो गया, वो रीढ़ हो गया, इसी को बोलेंगे आप कटक। आपके शरीर का रीढ़ कौन सा हुआ, वो रीढ़ की हड्डी हुई। तो उसी तरह से हर एक महासागरों में एक कटक की अवस्थिति प्राप्त होती है और ये क्या है, 90 डिग्री ईस्ट है। ईज 90 डिग्री ईस्ट रीज इसको बोला जाता है। उसी तरह से आपको वेस्ट में भी रीज की अवस्थिति प्राप्त होती है, ठीक है। आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। आगे देखते हैं क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दिया हुआ 90 डिग्री ईस्ट रीज स्थित है कहाँ, तो ये हिंद महासागर में स्थित होगा। अभी हमने चर्चा किया था। भूमि में गुरुत्वाकर्षण जल रहता है कितना, 1/3 एटमॉस्फेरिक से कम तनाव पर। भूमि में जो गुरुत्वाकर्षण है वो 1/3 एटमॉस्फेयर से कम तापमान पर रहता है, कम तनाव पर रहता है, ठीक है। सत्य कथन है तो पृथ्वी ग्रह पर उपयोग के लिए उपलब्ध अलवन जल, मीठा पानी, कुल प्राप्त जल की मात्रा का लगभग 1% से भी कम है। ये जब हम जल के बारे में बता रहे थे परसेंटेज, तब हमने इसकी चर्चा किया था। वो 1% से भी, मीठा जल जो है वो 1% से भी कम है। उपयोग के लिए उपलब्ध जल जो है वो कम है। ऐसे तो शुद्ध जल कितना था, 2.5%। शुद्ध जल कितना अवेलेबल था, 97.5% जो था लवणीय जल है, 2.5% अलवणीय है। लेकिन क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि उपयोग के लिए उपलब्ध, तो उपयोग के लिए तो उपलब्ध मात्र हमारे पास 0.03% है, तो 1% से काफ़ी कम है ये, ठीक है। आगे देखते हैं। हमारे उपग्रह में मृदु जल की सर्वाधिक मात्रा है। महाद्वीपीय एवं हिमनदीय अस्थायी हिमों में पूछा जा रहा है कि जो स्वच्छ जल है वो सबसे ज़्यादा कहाँ पे आपको मिलेगा, तो हिमनदियों में मिलेगा या आइस कैप के रूप में मिलेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पृथ्वी ग्रह पर अधिकांश अलवन जल बर्फ छत्रक और हिमनद के रूप में रहता है। शेष अलवन जल का सबसे अधिक भाग रहता है भूमिगत जल के रूप में। ये बोला जा रहा है कि अधिकांश जो जल है अलवनीय जल वो किस रूप में रहेगा, बर्फ छत्रक या हिमनदी के रूप में है। बाकी शेष जो मीठा जल है वो किस रूप में रहेगा, वो भूमिगत जल के रूप में मिलेगा। आगे देखते हैं। महासागरीय नितल का सबसे विस्तृत भाग है, तो महासागरीय नितल का सबसे विस्तृत भाग क्या है, गहन सागरीय मैदान। अब देखिए गहन सागरीय मैदान क्या होता है, थोड़ा हम इसके बारे में डिटेल से जानते हैं। डिटेल में बताने का मकसद ये है कि आपको एक कंसेप्ट बिल्डअप हो, इससे क्या है कि आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने की स्थिति में होंगे, ठीक है। तो देखिए ये बोला जा रहा है कि महासागरीय नितल का सबसे विस्तृत भाग है तो गहन सागरीय मैदान। तो गहन सागरीय मैदान क्या होता है, जो आम धारणा है, आम धारणा यह है कि जो समुद्र नितल है वो समान है या सपाट के रूप में है, तो ऐसा नहीं है। इसमें काफ़ी उच्चावाचीय स्थिति मिलती है। तो इस तरह से हम महासागरीय तल का उच्चावाच का हम वर्णन करते हैं। तो ये जो होता है इसको बोला जाता है मंगनी तट। क्या बोला जाता है, मंगनी तट। इसे महाद्वीपीय मंगनी तट बोलते हैं। इसी तरह से यहाँ पे जब समुद्र की ओर जाएंगे तो आपको एक ढाल मिलेगा, तो इससे बोला जाता है महाद्वीपीय ढाल, ठीक है। यहाँ पे आपको एक एंगल मिलेगा, इसको कोण बोलते हैं। फिर जो है अर्थात जो ढाल है, जैसे यहाँ पे मलबा होगा तो मलबा जो ढाल से निकल कर आएगा वो कहाँ, यहाँ पर जमा होगा। और इस तरह से फिर आगे बढ़ेंगे उच्चावाच की ओर तो आपको ये गहन सागरीय मैदान मिलेगा। और गहन सागरीय मैदान में आपको कटक की अवस्थिति प्राप्त होगी जो हमने अभी बताया था। फिर आपको ग्वाइट मिलेगा, इसे ग्वाइट बोला जाता है। फिर आपको हो सकता है ट्रेंच मिले, ये ट्रेंच भी मिल सकता है। और इस तरह से समुद्री उच्चावाच प्राप्त होती है। ये हमने क्या कहा, ये कटक है, ये ग्वाइट है, ये ट्रेंच है, ठीक है। तो इस तरह से अवस्थिति प्राप्त होती है। अब ये जो हो गया ये गहन सागरीय मैदान हो गया। अब जरूरी नहीं कि यहाँ पे गहन सागरीय मैदान हो, कहीं भी हो सकता है, ये हमने एक समझाने के लिए बताया है। तो गहन सागरीय मैदान ये है। तो उसी में कहा जा रहा है कि महासागरीय नितल का सबसे विस्तृत भाग, तो ये सबसे विस्तृत भाग कौन सा होगा, ये होगा।
आप इसका परसेंटेज यदि देखेंगे हर एक महासागरों में, तो आपको घन सागरीय मैदान मिलेगा, और सभी महासागरों की जो परसेंटेज है घन सागरीय मैदान की वो अलग अलग है। समानतः 75% जो महासागरीय जो चबाच है उसमें आपको गहन सागरीय मैदान मिलेगा, कितना 75% के आसपास। ठीक है, अब आगे देखते हैं। विश्व के प्रमुख समुद्र, तो टर्की स्थित है काला सागर और भूमध्य सागर के बीच में। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट लोकेशन है टर्की। आप देखे होंगे जो काला सागर है, काला सागर अभी एक विवाद का एरिया बना हुआ है। ठीक है, यहाँ पे आपको मिल जाएगा यूक्रेन मिल जाएगा। ठीक है, ये यूक्रेन मिल जाएगा, और यहाँ पे आपको रसिया मिल जाएगा, और ये जो है ये ब्लैक सी है। ये क्या है? ब्लैक सी है। यहाँ पे आपको टर्की मिल जाएगा, और ये भूमध्य सागर मिल जाएगा। ये क्या है? ब्लैक सी है, और ये आपको टर्की मिल जाएगा, और ये भूमध्य सागर मिल जाएगा। तो ब्लैक सी और भूमध्य सागर के बीच में कौन अवस्थित है? टर्की अवस्थित है। ठीक है, आगे देखते हैं। सागरों का पश्चिम से पूर्व का सही क्रम क्या है? तब देखिए, जैसे ये ब्लैक सी था, फिर आगे जब आप बढ़ेंगे तो आपको कैस्पियन सी मिलेगा, और इससे आगे जब बढ़ेंगे तो आपको अरल सागर मिलेगा। ये कहाँ मिलेगा? आपको अरल सागर में, अगर अरल सागर मिलेगा। सबसे पश्चिम में कौन सा मिलेगा आपको? इधर यदि इस लोकेशन में देखें, यदि इस ऑप्शन में देखें, तो सबसे पश्चिम में आपको मिलेगा काला सागर, फिर कैस्पियन सागर, उसके बाद अरल सागर। ठीक है, अब जो हमने इसके बारे में बताया था, जो कैस्पियन सागर है, कैस्पियन सागर के किनारे कौन कौन से देश अवस्थित हैं, इसका हमने कुछ ट्रिक्स बताया था याद करने के लिए, और ये हमने पार्ट 1 जो वीडियो था उसमें ये बताया था। पार्ट 1 या पार्ट 2 होगा, उसमें हमने ये बताया था जो कैस्पियन सागर है, कैस्पियन सागर के किनारे कौन कौन से देश स्थित हैं। तो उसका ट्रिक था तारिक। टी फोर हो गया तुर्कमेनिस्तान, ए से हो गया अजरबैजान, र से हो गया रसिया, आई से हो गया ईरान, और के से हो गया कजाकिस्तान। ये 5 कंट्री जो है कैस्पियन सागर से लगे हुए हैं। तुर्कमेनिस्तान, अजरबैजान, रसिया, ईरान और कजाकिस्तान। ठीक है, आगे देखते हैं। जो अरल सागर है, अरल सागर के बारे में भी हम बताएंगे आगे। ठीक है, तो ऐसे अरल सागर आपको कहाँ पर मिलेगा? अरल सागर मिलेगा आपको, अरल सागर आपको मिल जाएगा कहाँ? कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान के बीच में। ये जैसे कजाकिस्तान है, ये उज्बेकिस्तान आपको मिलेगा, और यहाँ पर एक छोटा सा सागर है, वो उसका नाम है अरल सागर। तो हमने ब्लैक सी, कैस्पियन सी और अरल सागर तीनों के बारे में जानकारी प्राप्त कर लिया। अब आगे देखते हैं, वो अगला है आंतरिक सागर है। तो कैस्पियन सागर क्या है? एक आंतरिक सागर है। कैस्पियन सागर क्या है? एक आंतरिक सागर है। जिस महासागर से सरगैसो संबंधित है वह है, सरगैसो किससे संबंधित है? तो उत्तरी अटलांटिक से। अब देखिए सरगैसो क्या होता है उसके बारे में हम थोड़ी जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। जैसे हमने बताया था कि जो पृथ्वी होता है, पृथ्वी का मूवमेंट किस तरह से? पश्चिम से पूर्व की ओर है। पृथ्वी का मूवमेंट किस तरह से है? पश्चिम से पूर्व की ओर है। आप जब देखे होंगे देशों महाद्वीपों की अवस्थिति, तो कुछ इस तरह से है। ये नॉर्थ अमेरिका है, ये साउथ अमेरिका है, और ये हमारा अफ्रीका है, और ये इंडिया है। ये इंडिया है। ये जो है, ये कुछ आगे निकल गया, ये जो है हमारा भूमध्य रेखा है। ये हमारा भूमध्य रेखा है। जो जल का प्रवाह होता है, महासागरीय जल का प्रवाह होता है, वो अब चूंकि पृथ्वी जो है पश्चिम से पूर्व की ओर घूम रही है, तो जो जल का जो बैलेंस होगा, संतुलन, वो पूर्व से पश्चिम की ओर होगा। जल जो है महासागरीय जल, वो पूर्व से पश्चिम की ओर घूमेगी। ठीक है, इस तरह से ये घूमेगी, और तटों से टकराते हुए उसकी दिशाओं के अनुकूल ये ऊपर की ओर या नीचे की ओर मुड़ेगी। ठीक है, इस तरह से मुड़ेगी। आप समझ रहे होंगे मैं क्या कर रहा हूँ। और फिर यहाँ से टकराते हुए ये नीचे की ओर आएगी, किनारी धारा बनेगी, और फिर ये नॉर्थ अटलांटिक प्रवाह का पार्ट बनेगी। तो इस तरह से बीच में ये खाली जगह बच जाता है, जहाँ पर गर्म अथवा ठंडी जल प्रवाह का प्रभाव ज़्यादा नहीं होता है। तो ये एक स्थिर जल का क्षेत्र हो जाता है। तो यहाँ पर शैवालों की उत्पत्ति हो जाती है, बड़े बड़े शैवालों की, जिसे बोलते हैं घास का मैदान। ये समुद्री घास का मैदान हो जाता है, और इस समुद्री घास के मैदान को क्या कहा जाता है? सरगैसों। तो सरगैसों किसकी विशेषता होगी? नॉर्थ अटलांटिक की विशेषता हो जाएगी। समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं।
सरगैसो समुद्र की विशेषता है, विशिष्ट समुद्री वनस्पति है, ये हमने बता दिया था। इटली, सिसिली, सर्डिनिया एवं कोर्सिको से घिरा सागर का नाम क्या है? टेरहेनियन सागर है। ये आप लोकेशन देख लीजिएगा, इटली सिसिली के पास आपको टेरहेनियन सागर मिल जाएगा। अरल सागर के किनारे स्पर्श करते हैं कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान। अभी हमने बताया था अरल सागर कहाँ पर है, कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान के बीच में आपको एक छोटा सा सागर मिल जाएगा जिसको बोलेंगे अरल सागर। आगे बढ़ते हैं। वह अफ्रीकी देश जिसकी सीमा भूमध्य सागर से नहीं मिलती है। तो अफ्रीकी देश जिसकी सीमा भूमध्य सागर से नहीं मिलती है वो है चाड। अब हमने बताया था कि जब हम कर्क रेखा के बारे में जानकारी प्राप्त कर रहे थे कि कर्क रेखा के किनारे कौन कौन से, मतलब कर्क रेखा कौन कौन से देश से होकर गुजरती है, तो ये साढ़े 23 डिग्री के हमने बारे में जब चर्चा किया था उस समय बताया था कि जब अफ्रीकन कंट्री की हम चर्चा कर रहे थे तब हमने बताया था कि ये जो 23.5 डिग्री के आसपास हैं, ये मान लीजिए जैसे ये अफ्रीका है, ठीक है। तो ये जो कंट्री है, पहला कंट्री था पश्चिमी सहारा, पश्चिमी सहारा से कर्क रेखा गुजरती है। फिर हमने एक ट्रिक बताया था आपको याद करने के लिए, वो था माले। क्या था? MALE। माले का अर्थ था M फॉर मोरटानिया, A फॉर अल्जीरिया, L फॉर लीबिया और E फॉर इजिप्ट अर्थात मिस्र। मोरटानिया, अल्जीरिया, लीबिया और इजिप्ट, तो ये 4 कंट्री यहाँ पे आपको प्राप्त होंगे। उसके बाद जो है ये यहाँ तक आ जाएगा मिस्र तक, ठीक है। उसमें और जो था अलग अलग कंट्री के नाम थे जो कर्क रेखा से होकर गुजर रहे हैं। यहाँ पे प्रश्न ये है, मान लिया आपको ये नहीं आता कि चाड भूमध्य रेखा से टच करती है या नहीं, तो आप देख रहे होंगे कम से कम इतने कंट्री के बारे में आपको पता है जो भूमध्य सागर से टच करती है। कौन कौन? वेस्टर्न, जो पश्चिमी अफ्रीका है, मोरटानिया, अल्जीरिया, लीबिया, मिस्र, ये सारे कंट्री भूमध्य सागर से टच करते हैं, क्योंकि ये जो स्थिति है ये किसकी है? ये भूमध्य सागर है। ये क्या है? भूमध्य सागर है, ठीक है। इतना दूर ये भूमध्य सागर आपको मिलेगा, ठीक है। तो इसमें चाड नहीं है, चाड की अवस्थिति लगभग यहाँ पे आपको प्राप्त होगी। एक बार आप मैप में देखिएगा जो भूमध्य सागर को टच नहीं कर रहा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। महासागरीय धाराएं, महासागरीय धाराओं को प्रभावित करने वाले कारक हैं। देखिए महासागरीय धाराएं जो है उसको प्रभावित करने बहुत सारे कारक हैं। जैसे मान लिया पहला जो कारक होगा, आप बोल सकते हैं जो पृथ्वी का घूर्णन है। पृथ्वी का घूर्णन एक कारक हो सकता है, महासागरीय धाराओं को प्रभावित करेगा। चूँकि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व घूमती है, इसी कारण महासागरीय जल का जो प्रवाह गति है वो पूर्व से पश्चिम की ओर होगा, ईस्ट टू वेस्ट होगा जल का प्रवाह, जबकि अर्थ का प्रवाह क्या होगा? वेस्ट टू ईस्ट होगा। तो आप देख लें पृथ्वी से संबंधित पृथ्वी का घूर्णन हो सकता है, गुरुत्वाकर्षण हो सकता है। हालांकि गुरुत्वाकर्षण तो सब जगह समान रूप से ही है, तो जो हमारा मेजर फैक्टर है वो क्या है? पृथ्वी का घूर्णन, ठीक है। दूसरा हो सकता है आप जो जल से संबंधित, जल से संबंधित, तो जल से संबंधित में क्या हो सकता है? उसकी लवणता हो सकती है, उसका लवणता के साथ साथ जो जल का तापमान है वो हो सकता है। तीसरा जो फैक्टर हो सकता है वो वायु से संबंधित, एयर से संबंधित या वायुमंडल से संबंधित, ठीक है। तो अब जैसे मान लिया जल से संबंधित जो कारक है जैसे लवणता और तापमान, तो लवणता में क्या होगा? मान लिया ये लवणता यहाँ पर अधिक है, हाई डेंसिटी है, और यहाँ पर लो डेंसिटी है, तो जो जल होगा लो डेंसिटी से हाई डेंसिटी की ओर मूव करेगा, तो एक गति देखने को मिल जाएगी यहाँ पर। उसी तरह से तापमान में भी यदि ये यहाँ का तापमान अधिक है और यहाँ का तापमान कम है, तो जो जल का प्रवाह होगा वो उच्च तापमान से निम्न तापमान की ओर होगा, हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर होगा, और इस तरह से एक जल की गति देखने को मिलेगी जो अंतः और बाह्य गति होगी, ठीक है। ये सारी स्थिति जो है, इस तरह का जो मूवमेंट होता है, जब एल नीनो इफेक्ट काम करता है तो आपको ये सारी गतियाँ देखने को मिलेगी हॉट एवं कोल्ड वाटर का, ठीक है। उसी तरह से वायु से रिलेटेड भी हो सकता है। मान लिया यहाँ पे एयर प्रेशर ज़्यादा होगा तो एयर प्रेशर, और यहाँ पे एयर प्रेशर कम होगा तो जल ये अपेक्षाकृत तो ऊपर उठा रहेगा, तो जल का प्रवाह यहाँ से हो जाएगा ऊपर से नीचे की ओर। तो इस तरह से कई सारे फैक्टर हैं जो महासागरीय धाराओं को प्रभावित करते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो वही सब आंसर दिया हुआ है। आंसर क्या हुआ दिया हुआ एक बार देख लेते हैं। पृथ्वी का आवर्तन दिया हुआ है, वायुदाब है, हवा है, महासागरीय जल का घनत्व है, ये सारी चर्चाएं हमने कर ली है। आगे देखते हैं महासागरीय धाराओं से संबंधित कथन है।
तो महासागरीय धाराएं महासागर में जल का मंद भूपृष्ठ संचलन होती है, ये हमने बता दिया है। महासागरीय धाराएं जो होती है महासागर में जल का मंद भूपृष्ठ संचलन होती है। महासागरीय धाराएं क्या होती है, एक संचलन होता है, ये जल के संचलन होते हैं। अब देखिए इसमें बहुत सारे टर्म है जैसे ड्रिफ्ट एक होता है, ठीक है, एक होता है करेंट। तो ऐसे बहुत सारे टर्म हैं, कभी यदि इसमें चर्चा करने का मौका मिल गया तो ठीक है, यदि नहीं मिला तो हम इसका एक अलग क्लास जब हम करेंगे तो हम इसके बारे में ज़रूर चर्चा करेंगे, ठीक है। महासागरीय धाराओं से संबंधित कथन है, तो महासागरीय धाराएं महासागर में जल का मंद पृष्ठ संचलन होती है, ये सही है। महासागरीय धाराएं पृथ्वी का ताप संतुलन बनाए रखने में सहायक होती है, बिल्कुल सही है, ताप संतुलन बनाने में सहायक होती है ये महासागरीय जलधाराएं। एवं सनातनी पवनों द्वारा चलायमान होती है। व्यापारिक धाराएं महासागरीय संचलन द्वारा प्रभावित होती हैं, ये सारे स्टेटमेंट सही हैं। अब एक एक करके इसका डिस्क्राइब यदि करूँगा तो काफ़ी समय लग जाएगा इसमें, कि ताप संतुलन बनाए रखने में किस तरह से सहायता करती है। अब जैसे आप देखते होंगे जब गल्फ स्ट्रीम मूव करते हैं, कहाँ पर आपको यहाँ पे मिलेगा हडसन की खाड़ी या जो मैक्सिको गल्फ है, यहाँ पे आपको गल्फ स्ट्रीम मूव करते हुए दिखेगा। यहाँ से फिर लेब्राडोर ठंडी जलधारा आती है और यहाँ पर मत्स्यन का क्षेत्र बनता है, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो डिस्क्राइब करने का है। तो हमारी भी एक सीमाएं हैं, यहाँ पर हम ऑब्जेक्टिव का चर्चा कर रहे हैं तो हम उतना डिटेल में नहीं जा सकते, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हिंद महासागर में सागर धाराओं की नियमित दिशा में परिवर्तन के लिए एक उत्तरदायी है कारक है, तो हिंद महासागर में मानसूनी प्रवाह का पाया जाना। बोला जा रहा है कि हिंद महासागर में सागरीय धाराओं की नियमित दिशा में परिवर्तन के लिए उत्तरदायी कारक कौन सा है, तो मानसूनी प्रवाह का पाया जाना। इसका अर्थ आप समझ रहे होंगे शायद कि दिशा में परिवर्तन क्यों लिखा हुआ है। यदि आपसे कोई पूछे कि मानसून क्या होता है, तो मानसून को आप किस तरह से डिफाइन करेंगे, तो मानसून को इस तरह से डिफाइन किया जाना चाहिए कि मानसून जो है एक ऋत्विक परिवर्तन है, किसका, पवनों के दिशाओं का या उसके संचलन का, पवनों के संचलन का ऋत्विक जो परिवर्तन होता है या व्युत्क्रमण होता है उसे हम क्या बोलेंगे, मानसून बोलेंगे। अर्थात पवने, मान लिया आप व्यापारिक पवन के बारे में जानते होंगे, मान लिया ये भारत है, ये विषुवत रेखा है, तो यहाँ से जो चलती है पवने उसे हम बोलते हैं साउथ ईस्ट होगा ये ट्रेड विंड, क्या है ये, साउथ ईस्ट ट्रेड विंड है। लेकिन जब यहाँ पे कर्क रेखा पर सूर्य लंबवत चमक रही होती है तो यहाँ पर निम्न दाब का हाई टेम्परेचर एवं लो प्रेशर का क्षेत्र बन जाएगा, ठीक है। कहाँ पर, तिब्बत के पठार के आसपास और जो उत्तर भारत का मैदान है और जो मरुस्थलीय क्षेत्र है, यहाँ पे हाई टेम्परेचर और लो प्रेशर का क्षेत्र बन जाएगा। अब क्या है, चूँकि यहाँ पर जो टेम्परेचर है, यहाँ पर जो समुद्री जल है उसका जो टेम्परेचर होगा वो लो टेम्परेचर है अपेक्षाकृत इसके, ठीक है, और हाई प्रेशर है, तो वायु का प्रवाह क्या होगा, वो हाई प्रेशर क्या होगा, ये वायु का प्रवाह हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, मतलब अर्थात वायु जो है इधर मूव करना चाहेगी। अब देख रहे हैं आप कि जो पवन का प्रवाह है ये साउथ ईस्ट ट्रेड के रूप में, लेकिन यहाँ पर क्या हो गया, साउथ वेस्ट हो गया ये दिशा। ये ऐसा क्यों होता है, ये फेरल का नियम होता है। फेरल के नियम के हिसाब से ये जब उत्तरी गोलार्ध में चलेगा तो उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में जो पवनों की दिशाएं होती है उसकी एक जो उत्तरी गोलार्ध में होती है पवन की दिशा अपने मूवमेंट के दाहिनी ओर मुड़ती है और जो दक्षिण में है वो बाईं ओर मुड़ती है। तो फेरल के नियम का अनुसरण करते हुए वायु जो है इधर साउथ वेस्ट मूव कर जाती है। लेकिन हम ये कहेंगे कि जो साउथ ईस्ट ट्रेड विंड है उसका क्या हुआ, एक व्युत्क्रमण हुआ, दिशाओं में परिवर्तन हुआ, और ये दिशा में परिवर्तन होने के बाद एक क्या हो गया, साउथ वेस्ट मानसून का रूप धारण कर लिया, ठीक है। तो ये पूरा जो क्वेश्चन था कि दिशाओं में परिवर्तन के लिए एक उत्तरदायी कारक है, तो मानसून प्रवाह में क्या हो रहा है, दिशाओं का परिवर्तन हो रहा है। आपको ये समझना चाहिए कि जो मानसून होता है वो बेसिकली पवनों का जो दिशाओं में परिवर्तन को कहा जाएगा। मानसून जो है ये एक अरबी भाषा शब्द है और ये लिया गया था मौसम से, ठीक है। आगे बढ़ते हैं।
अंगुलहास धारा चलती है, तो अंगुलहास धारा कहाँ चलेगी? हिंद महासागर में चलती है। अंगुलहास जो है वो एक गर्म जल धारा है। हमने बताया था जब इसके पहले वीडियो में पार्ट 2 में इसके बारे में हमने चर्चा किया था, अंगुलहास जलधारा के बारे में भी। उत्तरी अटलांटिक प्रवाह द्वारा सर्वाधिक लाभान्वित होने वाला देश है, तो उत्तरी अटलांटिक प्रवाह द्वारा सर्वाधिक लाभान्वित होने वाला देश कौन होगा? नॉर्वे होगा। क्यों? जो नॉर्थ अटलांटिक प्रवाह होता है, आप देखे होंगे ये यहाँ से जब चलेगी तो ये गर्म होता है और गल्फ स्ट्रीम के रूप में फिर आगे ये प्रवेश करती है नॉर्वे के आसपास में, ग्रीनलैंड के आसपास में। ठीक है, तो इसका इफेक्ट कहाँ मिलेगा? आपको नॉर्वे में मिलेगा। दक्षिणी अटलांटिक महासागर की शीतल जलधारा है, तो वेनेजुएला की धारा जो है दक्षिणी अटलांटिक महासागर की शीतल जलधारा है। आप इस तरह से जब मैप देखेंगे तो आपको वेनेजुएला की धारा दिख जाएगी। आगे बढ़ते हैं। और वेनेजुएला की धारा कैसी है? ये एक ठंडी जलधारा है, अर्थात ये गर्म जलधारा और ठंडी जलधारा किसे बोलेंगे? मान लिया कि ये विषुवत रेखा है, मान लिया ये विषुवत रेखा है। ठीक है, तो जो समुद्री जल प्रवाह ध्रुव से विषुवत रेखा की ओर होगा वो ठंडी होगी, और जो विषुवत रेखा से ध्रुव की ओर होगा वो गर्म होगी। ठीक है, हालांकि ये जो मैंने बनाया है ये गलत है। यहाँ पर जो जल प्रवाह होता है ये ध्रुव से विषुवत रेखा की ओर होगा, तो यहाँ पर ये ठंडी जलधारा होगी। ठीक है, और यहाँ पर भी जो होगी वो ठंडी जलधारा होगी, और ये जो है ये गर्म जलधारा है। विषुवत से इधर जो जाएगी वो गर्म जलधारा होगी। ठीक है, विषुवत से ध्रुव की ओर जाने वाली जलधारा जो होगी वो गर्म होगी, ध्रुव से विषुवत की ओर आने वाली जलधारा ठंडी होगी। ये गर्म होगी, ये गल्फ स्ट्रीम है, और ये जो है कनारी जलधारा है। कनारी जलधारा एक ठंडी जलधारा होगी, और ये वेनेजुएला की जलधारा है जिसके बारे में अभी हम चर्चा कर रहे थे। वेनेजुएला की धारा है, तो वेनेजुएला की जलधारा कैसी होगी? ठंडी जलधारा होगी। ठीक है, और ये किसका भाग है? दक्षिणी अटलांटिक का पार्ट है वह। ये वेनेजुएला की धारा दक्षिणी अटलांटिक का पार्ट होगा। आगे देखते हैं। सही सुमेलन है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। ब्राज़ील की धारा, ब्राज़ील की धारा दक्षिणी अटलांटिक महासागर में मूव करेगी, ये सही है। आगे देखते हैं हम्बोल्ट की जलधारा, हम्बोल्ट की जलधारा दक्षिणी पूर्व प्रशांत महासागर में है, ये भी सही है। गल्फ स्ट्रीम उत्तरी अटलांटिक प्रवाह, और अंगुलहास जलधारा हिंद महासागर। अब देखिए ब्राज़ील की धारा एक गर्म जलधारा है, कैसे? और ये दक्षिणी अटलांटिक प्रवाह का जलधारा है, कैसे? जैसे ये एक मिनट, जैसे मान लिया कि ये हमारा नॉर्थ अमेरिका है। ठीक है, और ये हमारा साउथ अमेरिका है। ये विषुवत रेखा है, और ये हमारा अफ्रीका हो गया, और ये इंडिया हो गया, और ये साउथ ईस्ट एशिया हो गया, और ये ऑस्ट्रेलिया हो गया। यहाँ पर ये ऑस्ट्रेलिया हो गया, सपोज करें कि यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया हो गया। ठीक है, अब देखिए जो जल का प्रवाह हो रहा है वो पूर्व से पश्चिम की ओर होगा, इस तरह से होगा, और ये जब तट से टकराते हुए इधर की ओर मूव करेगा, और यहाँ से एक जलधारा आएगी, इसको बोला जाएगा लेब्राडोर जलधारा। यहाँ पे आपको ग्रीनलैंड मिल जाएगा, और इस तरह से फिर जलधारा इधर आती है और इस तरह से मूव, कुछ इस तरह से मूव करेगी। ठीक है, इसे हम बोलेंगे कनारी जलधारा। ये हो गया गल्फ स्ट्रीम, ये हो गया लेब्राडोर, ये हो गया नॉर्थ अटलांटिक प्रवाह, ये हो गया साउथ अटलांटिक प्रवाह। ये जो जलधारा है इधर मूव करेगी। ठीक है, यहाँ से एक जलधारा आती है, इसको हम बोलते हैं हम्बोल्ट जलधारा, हम्बोल्ट जलधारा बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद ये क्या है? वेस्टर्न, जो वेस्टर्लीज है 40 डिग्री के आसपास, 45 से 60 के आसपास जो चलती है, इसका ये पार्ट बनेगी। ठीक है, और इस तरह से मूव करेगा। यहाँ पर जो समानता है जल का प्रवाह इस तरह से देखने को मिलेगा। अब देखिए ये जो क्वेश्चन पूछा गया था ब्राज़ीलियन जलधारा, तो ब्राज़ीलियन जलधारा किसका पार्ट है? दक्षिणी अटलांटिक का। ब्राज़ील कहाँ पर है? यहाँ पर है, ये ब्राज़ील है, और ये किससे प्रभावित होगा? दक्षिणी अटलांटिक प्रवाह से प्रभावित होगा ये, देखिए। और चूंकि ये विषुवत से ध्रुव की ओर जा रहा है तो ये कैसी जलधारा होगी? गर्म जलधारा होगी। ठीक है, हम्बोल्ट जलधारा ये ठंडी जलधारा होगी, यहाँ पर है, ये ध्रुव से
विषुवत की ओर जाएगी उसके, या पश्चिमी प्रवाह का भाग बनेगी। ठीक है, और ये कैसी जलधारा है? ठंडी जलधारा है। किसका भाग है? दक्षिणी अटलांटिक का। ठीक है, या फिर आप इसे बोल सकते हैं दक्षिणी पूर्व प्रशांत, इधर तो प्रशांत ओशन है ना, तो इसे आप बोल सकते हैं दक्षिणी पूर्व प्रशांत महासागर का। ठीक है, तो आपको ये देखना पड़ेगा दक्षिणी पूर्व प्रशांत महासागर का, इधर एक्चुअल में यही है, दक्षिणी पूर्व प्रशांत महासागर की जलधारा है कौन? हम्बोल्ट जलधारा। ठीक है, गल्फ स्ट्रीम किसका भाग है? ये उत्तरी अटलांटिक का, ये हमने बता दिया। उसी तरह से अंगुलहास जलधारा हिंद महासागर की जलधारा है, अंगुलहास जलधारा। तो ये हमारा हो गया कंप्लीट। आगे देखते हैं, नीचे दिए गए मानचित्र में से महासागरीय धाराओं का एक युग्म है, तो ये दिया हुआ है, तो महासागरीय धाराओं का युग्म कौन सा है? तो हमने बताया था अभी, ये जो होगा बेंगुएला की जलधारा, और ये है गिन्नी की जलधारा। ठीक है, ऊपर वाला जो है ये जो है गिन्नी की जलधारा, और ये बेंगुएला की जलधारा है। आगे देखते हैं, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। पश्चिमी वायु प्रवाह पश्चिमी वायु के क्षेत्र से के ऊपर से पूर्व की ओर चलने वाली धीमी धारा है। ये सही है, पश्चिमी वायु प्रवाह जिसकी अभी हम चर्चा कर रहे थे 45 से 60 डिग्री के आसपास चलती है। ये साउथ और नॉर्थ दोनों हेमिस्फीयर में चलती है पश्चिमी प्रवाह। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, गल्फ स्ट्रीम साउथ और नॉर्थ, नॉर्थ और साउथ ये दोनों। आगे बढ़ते हैं, गल्फ स्ट्रीम क्या है? एक गर्म जलधारा है। पेरू धारा किसका भाग है? प्रशांत महासागर का भाग है पेरू जलधारा। अब पेरू जलधारा में ही यदि 2 डिग्री सेल्सियस, समानता ये ठंडी जलधारा है पेरू, लेकिन समानता जब 2 डिग्री सेल्सियस की जब इसमें वृद्धि हो जाएगी तो जो महासागरीय जल प्रवाह का संचलन है वो प्रभावित होगा और एल नीनो इफेक्ट क्रिएट होगा। एल नीनो इफेक्ट क्रिएट होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, पश्चिमी प्रशांत महासागर किसका भाग है? तो पश्चिमी प्रशांत महासागर होगा हिंद महासागर का भाग, सॉरी पश्चिमी ऑस्ट्रेलियाई धारा, पश्चिमी ऑस्ट्रेलियाई धारा किसका भाग है? हिंद महासागर का। जैसे ये इंडिया है और ये ऑस्ट्रेलिया है। ठीक है, तो जो जल का प्रवाह होगा ये इस तरह से यदि है तो ये क्या है? पश्चिमी ऑस्ट्रेलियाई जलधारा है, और ये जो होगा ये पूर्वी ऑस्ट्रेलियाई धारा होगा। ये क्या होगा? पूर्वी ऑस्ट्रेलियाई धारा। तो पश्चिमी ऑस्ट्रेलियाई धारा किसका भाग हो गया? हिंद महासागर का भाग हो गया। ये हिंद महासागर है ना, तो पश्चिमी ऑस्ट्रेलियाई धारा हिंद महासागर का भाग होगा, जबकि पूर्वी ऑस्ट्रेलियाई धारा किसका भाग होगा? प्रशांत महासागर का। पूर्वी ऑस्ट्रेलियाई धारा जो है प्रशांत पैसिफिक मतलब पैसिफिक ओशन का भाग होगा, और जो पश्चिमी ऑस्ट्रेलियाई धारा है वो इंडियन ओशन का भाग होगा। पश्चिमी ऑस्ट्रेलियाई इंडियन ओशन का भाग होगा और पूर्वी ऑस्ट्रेलियाई पैसिफिक ओशन का भाग होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, विषुवतीय प्रतिधाराओं इक्वेटोरियल काउंटर करेंट के पूर्वाभिमुखी प्रवाह की व्याख्या होती है अब पृथ्वी के अपने अक्ष पर घूर्णन से। ये क्या कह रहा है? इक्वेटोरियल काउंटर करेंट। इक्वेटोरियल काउंटर करेंट क्या होता है? देखिए, जब हमने बनाया था कि ये विषुवत रेखा है और यहाँ पे सारे हमारी महाद्वीप अवस्थित हैं, ये हमने बनाया था अभी, ये हमारे महाद्वीप अवस्थित हैं। ठीक है, अब चूंकि जो जल का प्रवाह होता है वो पूर्व से पश्चिम की ओर होता है, पूर्व से पश्चिम की ओर होता है, और यहाँ पे टकरा कर ये फिर अपने तटों के हिसाब से ये डायरेक्शन में मूव कर जाएगा। अब चूंकि जल जब आती है पूर्व से पश्चिम की ओर तो यहाँ पर जल का जमाव भी होगा। तो जल का जमाव जब होगा तो यहाँ से एक अलग प्रतिवर्ती धारा जो है वो मूव करेगी पश्चिम से पूर्व की ओर, और ये कहाँ पर होगा? इक्वेटर के आसपास, इक्वेटर के पास होगा, समानता 5 डिग्री नॉर्थ साउथ के बीच में। ठीक है, तो इसी को हम बोलेंगे क्या? इक्वेटोरियल काउंटर करंट। ये काउंटर करंट हुआ ना। ऐसे इक्वेटोरियल करंट कौन सा है? पूर्व से पश्चिम की ओर जो घूम रहा है, लेकिन काउंटर में कौन है? पश्चिम से पूर्व की ओर जाने वाली धारा जो है ये काउंटर इक्वेटोरियल काउंटर करंट है, और इसका दिशा क्या होगा? पश्चिम से पूर्व की ओर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, लवणता के बारे में बताया गया है। तो महासागरीय जल में लवणता की प्रवणता को दर्शाता है हेलिकलाइन। हेलिकलाइन क्या होता है? लवणता जो होती है, सैलिनिटी होती है, उसको मेजरमेंट करने का एक लाइन है हेलिकलाइन। ठीक है, सागरीय लवणता का मुख्य स्रोत है। तो सागरीय लवणता का मुख्य स्रोत क्या है? भूमि। जो नदी जो जल होता है, जो नदी जल होते हैं, नदी जल में
भूमि का कटाव भी होता है, उसमें मृदा में जो स्थित लवण होते हैं, बहुत सारे खनिज लवण, वो जल के साथ प्रवाहित होकर कहाँ गिरेंगे, समुद्र में गिरेगा और समुद्र को खारा करेगा। अथवा समुद्र की तलहटी में भी जो मृदा हैं वो अलग रूपों में है, लेकिन उससे खनिज का निक्षालन तो हो चुका है, इसके कारण भी जल में खारापन है। लेकिन जो मेन रीजन है वो ये है कि जो नदी जल प्रवाह से जो जल जाता है समुद्र में वो उसे खारा कर देता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। या खारापन का जो मुख्य स्रोत क्या है, वो भूमि है, मृदा, अर्थात मृदा में अवस्थित जो खनिज लवण है वही उसका समुद्री जल के खारापन का प्रमुख कारण है। आगे देखते हैं, सागरीय जल की लवणता में अधिकतम योगदान देता है। तो सागरीय जल की लवणता में अधिकतम योगदान कौन देगा, सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड सर्वाधिक है। इसके अलावा MgCl है, KCl है और भी बहुत सारे यौगिक इसमें अवेलेबल हैं। ठीक है, बहुत सारे साल्ट हैं। आगे बढ़ते हैं। उच्चतम लवणता पाई जाती है, वान झील में जो है उच्चतम लवणता पाई जाती है और वो लवणता कितना है, 330%। 330%। समानता जो लवणता होती है समुद्र में वो 35% की होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसमें समुद्र में घनत्व बढ़ता है तो ऐसे में लवणता बढ़ती है। सही बात है, जो यदि समुद्र की डेंसिटी बढ़ेगी तो उसमें लवणता बढ़ती है, अथवा लवणता बढ़ने से, सैलिनिटी बढ़ने से उसका डेंसिटी बढ़ेगा। सैलिनिटी बढ़ेगा तो उसका डेंसिटी बढ़ेगा। ग्रेट साल्ट झील स्थित है। तो ग्रेट साल्ट लेक जो है वो कहाँ है, USA में है। अरब सागर के पानी का औसतन खारापन 36 ppt है। देखिए, अरब सागर का जो औसतन खारापन है पानी का वो 36 ppt है, अर्थात सामान्य जो नॉर्मल सैलिनिटी होता है 35, उससे ज़्यादा है। ऐसा क्यों? और बंगाल की खाड़ी में आपको जो सैलिनिटी मिलेगा वो 34 से 35 मिलेगा। ऐसा क्यों? इसके पीछे भी रीज़न है। वो रीज़न ये है कि जैसे ये बंगाल की खाड़ी है और ये अरब सागर है। अरब सागर में नदी जो है बहुत कम गिरती हैं, अर्थात अरब सागर में शुद्ध जल की प्राप्ति कम है, जबकि बंगाल की खाड़ी में आपको कई सारी नदियाँ, गंगा, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी आपको गिरती हुई दिखेगी, महानदी। इसके कारण शुद्ध जल की प्राप्ति होती रहती है। इसी कारण यहाँ पर लवणता कम होगा क्योंकि शुद्ध जल प्राप्त हो रहा है। ठीक है, इसके अलावा और भी रीज़न क्या है कि यहाँ पे वर्षा की प्राप्ति, वर्षण की जो प्राप्ति है वो अधिक है और यहाँ पर वर्षा कम प्राप्त होती है। तीसरा जो रीज़न है कि जो अरब सागर है ये जो है मरुस्थलीय जो काउज है उसके इफेक्ट का, उसका इसके ऊपर इफेक्ट पड़ता है, अर्थात यहाँ बाष्पीकरण अधिक होगा। एक तो वर्षण कम होता है लेकिन बाष्पीकरण अधिक होगा तो यहाँ पर लवणता बढ़ जाएगी, जबकि यहाँ पर क्या है, वर्षण भी अधिक होता है और बाष्पीकरण अपेक्षाकृत कम होगा क्योंकि यहाँ पे मरुस्थलीय इफेक्ट कम है, मरुस्थलीय इफेक्ट नहीं है ये कह सकते हैं। तो इसके कारण यहाँ पर समुद्री जल की जो लवणता है वो कम होगी बंगाल की खाड़ी में, जबकि अरब सागर में अधिक होगी। समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। ग्रेट साल्ट लेक हो गया ये। अरब सागर की जो औसत खारापन है वो 36 ppt है। ज्वार भाटा के बारे में अब चर्चा करना है। तो महासागरों में ज्वार भाटा की उत्पत्ति के कारण है, तो महासागरों में ज्वार भाटा की उत्पत्ति के कारण क्या है, तो वो है गुरुत्वाकर्षण, अभिकेंद्रीय और अपकेंद्रीय बल। ये क्या कहना चाह रहा है, गुरुत्वाकर्षण किसका, अभिकेंद्रीय अपकेंद्रीय बल क्या, तो हम इसके बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं। जैसे ये पृथ्वी है, अब जानते हैं हर एक पिंड का एक अपना गुरुत्वाकर्षण बल है, पृथ्वी का भी है, चंद्रमा का भी अपना एक गुरुत्वाकर्षण बल है और सूर्य का भी एक गुरुत्वाकर्षण बल है। अब देखिए, जब पृथ्वी, चंद्रमा और सूर्य की जो अवस्थिति है, अर्थात पृथ्वी और सूर्य के बीच में चंद्रमा आ जाए या तीनों आपस में 180 डिग्री का कोण बना ले, तो यहाँ पर जो चंद्रमा का आकर्षण होगा पृथ्वी के ऊपर वो अधिक होगा और यहाँ पर हाई टाइड उत्पन्न होगा, मतलब उच्च ज्वार उत्पन्न होगा। ठीक है, इसी को इस जो यहाँ पर अब जैसे जो जल था यहाँ पर ये पूरा उठकर यहाँ आ गया। ठीक है, तो यहाँ पर जल का कमी होगा, तो इसी जो जल ऊपर उठा, इसी को बैलेंस करने के लिए एक दूसरा जो जल है वो इसके जस्ट अपोजिट में यहाँ पर भी जल की ऊंचाई बढ़ेगी और यहाँ हाई टाइड उत्पन्न होगा। तो अर्थात एक समय में 2 हाई टाइड उत्पन्न होंगे। ठीक है,
ये हो गया ज्वार। जब तो इस तरह से क्या होता है कि पृथ्वी के प्रत्येक स्थान पर 12 घंटे 26 मिनट, कितना 12 घंटे 26 मिनट के बाद ज्वार उत्पन्न होता है, और उसके आधा अर्थात 6 घंटे 13 मिनट के अंतराल पर भाटा देखने को मिलेगा। 12 घंटे 26 मिनट के बाद ज्वार उत्पन्न होगा और 6 घंटा 13 मिनट के बाद भाटा उत्पन्न होगा। ठीक है, और ये हमने जो बताया कि ज्वार जो है प्रतिदिन 2 बार आता है, समानतः ज्वार जो है प्रतिदिन 2 बार आता है। ये हमने हाई टाइड जो है उसकी चर्चा किया। ये हाई टाइड की स्थिति कब होगी, आप देख रहे हैं ये जब बीच में मून आ रहा है, तो बीच में जो मून आएगा उसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं सूर्य ग्रहण। सूर्य ग्रहण बोलते हैं ना, इसे हम बोलते हैं सूर्य ग्रहण। तो इस अवस्थिति में भी ये उत्पन्न हो सकता है हाई टाइड, या जो चंद्रमा जब, या ये जो अवस्थिति है वो अमावस्या अथवा पूर्णिमा के दिन देखने को मिलेगी। अमावस्या अथवा पूर्णिमा, ठीक है, अमावस्या और पूर्णिमा में आपको हाई टाइड देखने को मिलेगा। अब देखिए, जैसे ये एक मिनट, ये हमने बनाया था सन, ये बनाया था मून, ये बनाया था अर्थ, ये बनाया था अर्थ। ठीक है, तो ये जब 180 डिग्री में है तो हाई टाइड उत्पन्न हुआ, लेकिन जब मून यहाँ पर आएगी घूमते हुए तो ये कब होगा, ये तो मान लिया अमावस्या या पूर्णिमा होगा, ये क्या होगा उसका सप्तमी या अष्टमी होगा, ये अथवा ये क्या होगा सप्तमी अथवा अष्टमी। तो सप्तमी और अष्टमी जो है वो 90 डिग्री का कोण बन रहा है। तो सप्तमी और अष्टमी को लो टाइड देखने को मिलेगा। लो टाइड क्यों देखने को मिलेगा हमने बता दिया, ये जब मून, ये तो अमावस्या या पूर्णिमा की स्थिति होगी, और जब मून यहाँ पर आ जाए अर्थात 90 डिग्री का कोण जब बन जाएगा तो ये सप्तमी या अष्टमी होगा। तो 90 डिग्री का कोण जब बनेगा तो लो टाइड उत्पन्न होगा, और जब 180 डिग्री का कोण बनेगा तीनों के बीच में तो हाई टाइड उत्पन्न होगा। हाई टाइड कब उत्पन्न होगा, अमावस्या या पूर्णिमा के दिन, और लो टाइड कब होगा, सप्तमी या अष्टमी के दिन। ठीक है, तो हमने ये भी बता दिया कि जो ज्वार जो आता है प्रतिदिन 2 बार आता है, किंतु एक जो साउथहैम्पटन है, एक जगह का क्या है साउथहैम्पटन, ये जगह है इंग्लैंड के दक्षिण में स्थित है। यहाँ पर एक दिन में 4 बार ज्वार आता है। 2 ज्वार इंग्लिश चैनल से होकर आता है और 2 ज्वार उत्तरी सागर से होकर आता है। 2 ज्वार उत्तरी सागर से और 2 ज्वार इंग्लिश चैनल से। ठीक है, आगे देखते हैं। ये जो ज्वार होते हैं, विश्व का जो सबसे ऊंचा ज्वार भाटा बनता है वो कहाँ बनता है, कनाडा के नवा सोकिया एक जगह है, फंडे की खाड़ी। कनाडा के पास एक फंडे की खाड़ी मिलेगा आपको, वहाँ नोवा सोकिया एक जगह है, वहाँ पे सबसे ऊंचा ज्वार भाटा बनेगा। तो ये पूरा ज्वार भाटा से रिलेटेड हो गया सारा चीज़। आगे देखते हैं, वो है क्वेश्चन, अप्रत्यक्ष ज्वार उच्च ज्वार उत्पन्न होने का कारण क्या है। अप्रत्यक्ष उच्च ज्वार उत्पन्न होने का कारण क्या है, तो हमने बताया था कि जैसे ये पृथ्वी है, ये चंद्रमा है, चंद्रमा जब आकर्षित करेगा तो यहाँ पर उच्च ज्वार उत्पन्न होगा। इसी को बैलेंस करने के लिए उसके विपरीत दिशा में एक ज्वार उत्पन्न होगा, जो क्या है, पृथ्वी के अपकेंद्रीय बल, ये अपकेंद्रीय बल के कारण उत्पन्न हुआ। ठीक है, पृथ्वी के अपकेंद्रीय बल के कारण उत्पन्न हुआ। तो यही पूछा जा रहा है कि ये जो हुआ ये डायरेक्ट ज्वार हुआ, और ये जो हुआ इनडायरेक्ट ज्वार हुआ। तो इनडायरेक्ट ज्वार इनडायरेक्ट हाई टाइड क्यों आया, पृथ्वी के अपकेंद्रीय बल के कारण। अब जानते हैं पृथ्वी इस तरह से घूम रही है, अब यहाँ पर तो हाई टाइड आ गया, तो इसी को बैलेंस करने के लिए दूसरा टाइड यहाँ पर आएगा और वो जस्ट उसके अपोजिट में होगा। आगे देखते हैं, कथन दिया हुआ और कारण दिया हुआ है। तो कथन में है, लघु ज्वार भाटाओं के समय उच्च ज्वार समान से निम्नतर तथा निम्न ज्वार समान से उच्चतर होता है। तो ये स्टेटमेंट सही है। लघु ज्वार भाटाओं के समय में हमने बताया था लघु ज्वार क्यों उत्पन्न होता है, ये सप्तमी और अष्टमी को उत्पन्न होगा जब 90 डिग्री का कोण बनेगा चंद्रमा और पृथ्वी सन के बीच में, ये हमने बताया था। तो लघु ज्वार भाटाओं के समय उच्च ज्वार समान से निम्नतर, उच्च ज्वार जो होगा समान से नीचा ही होगा, और निम्न ज्वार समान से उच्चतर होगा, ये सही है। दूसरा जो है
लघु ज्वार भाटा बृहद ज्वार भाटे के विपरीत पूर्ण चंद्र के स्थान पर नव चंद्र के समय होता है, ये गलत स्टेटमेंट है। लघु ज्वार भाटा क्यों होता है, बृहद ज्वार भाटा क्यों होता है, ये हमने सारा बता दिया आपको कंसेप्ट से। आगे देखते हैं क्वेश्चन। बृहद ज्वार आता है, बृहद ज्वार कब आएगा, जब सूर्य पृथ्वी और चंद्रमा एक सीधी रेखा में होगा। हमने बताया था कि जब 180 डिग्री का कोण बन रहा होगा तीनों के बीच में, तब उच्च ज्वार आएगा। महासागरों में ऊंची जल तरंगें होती है, तो महासागरों में ऊंची जल तरंगें किसके कारण होती है, चंद्रमा के कारण। क्यों, क्योंकि चंद्रमा जो है पृथ्वी के अधिक नज़दीक है, इसी कारण चंद्रमा का आकर्षण बल पृथ्वी पर ज़्यादा सक्रिय होता है रेदर देन सूर्य के। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। महासागरीय गर्त के बारे में बताया जा रहा है। तो महासागरीय गर्त, ये जो ट्रेंच होता है, हमने चर्चा किया था जब महासागरीय उच्चावाच हम बना रहे थे, तो उसमें महासागरीय ट्रेंच जो होता है उसके बारे में हमने चर्चा किया था। तो इसमें बताया जा रहा है कि एलिसियन ट्रेंच जो है वो कहाँ है, तो एलिसियन ट्रेंच नॉर्थ पैसिफिक ओशियन में है। करमेडक कहाँ पर है, दक्षिणी पैसिफिक ओशियन में। सुंडा हिंद महासागर में तो है ही, और एस सैंडविच कहाँ पर है, दक्षिणी अंध महासागर में। विश्व का सबसे गहरा समुद्री गर्त है, तो विश्व का सबसे गहरा समुद्री कौन है, मैरियाना चैलेंजर गर्त। और डायमेंटन रेखा कहाँ है, हिंद महासागर में है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। गर्त तो समझ रहे होंगे ना, जो हमने उच्चावाच बनाया था इस तरह से, ये कटक था, ये था, उसके बाद हम यहाँ पे ये जो गहराई बनाए थे ये क्या हो गया, ट्रेंच हो गया, इसी को हमने ट्रेंच कहा था। आगे बढ़ते हैं। विश्व की नदियाँ, तो अफवाह बेसिन की दृष्टि से विश्व की सबसे लंबी नदी है, तो अफवाह बेसिन की दृष्टि से विश्व की सबसे लंबी नदी कौन है, अमेजन है। वह नदी जो विषुवत रेखा को 2 बार काटती है, तो विषुवत रेखा को 2 बार काटती है या विषुवत रेखा 2 बार जाती है, कौन, विषुवत रेखा 2 बार जाएगी, जायरे। ठीक है, विषुवत रेखा 2 बार जाती है, कौन, जायरे। दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी नदी कौन है, अमेजन। वे देश जो नील नदी द्वारा प्रवाहित होते हैं, नील नदी द्वारा प्रवाहित होते हैं, तो जो रवांडा, बुरुंडी, डीआर कांगो, केनिया, इथोपिया, सूडान, दक्षिणी सूडान एवं मिस्र, यहाँ पर आपको नील नदी मिल जाएंगे। ब्लू नील निकलती है ताना झील से, ब्लू नील कहाँ से निकलती है, ताना झील से। कथन और कारण दिया हुआ, नील नदी मिस्र जो है नील नदी का उपहार है, ये सही है। वह सहारा मरुस्थल में एक नकली स्थान है, ये भी सही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नीचे दिए गए मानचित्र पर विचार कीजिए। ये म्यांमार का लोकेशन दिया हुआ है, तो म्यांमार के नीचे पूर्व में ये कौन सी नदी बहती है, तो ये है साल्विन नदी। कौन सी नदी है, साल्विन नदी है। ये साल्विन नदी जो है मर्तवान की खाड़ी में गिरती है, यहाँ पर मर्तवान की खाड़ी है, वहाँ पर गिरती है साल्विन नदी। आगे देखते हैं। एशिया की वह नदी जो दक्षिण को प्रवाहित होती है, तो साल्विन नदी दक्षिण को प्रवाहित हो रही है, ये डायरेक्शन क्या है, दक्षिण की ओर है। ये निकलती है तिब्बत की पठार से, जो साल्विन नदी है वो कहाँ से निकलता है, तिब्बत के पठार से। एशिया की सबसे लंबी नदी है, तो यांगटीसी जो है एशिया की सबसे लंबी नदी है। आगे बढ़ते हैं। ABCD के रूप में चिन्हित किया गया है अपवाह द्रोणी को, तो एक बार देख लेते हैं इसमें हम क्या पहचान पा रहे हैं। ये जो है पहला जो दिया हुआ है वो है पराना, पहला दिया हुआ है पराना का ड्रेनेज सिस्टम है। दूसरा जो है ड्रेनेज सिस्टम वो इस तरह से कुछ दिया हुआ है, तो आप ये समझ रहे होंगे ये किसका हो सकता है। इधर से ब्रह्मपुत्रा नदी आती है और इधर से गंगा जाती है, तो ये गंगा ब्रह्मपुत्रा का जो अफवाह बेसिन वो है। ये जाम्बेजी का है और ये सिंधु का है। सिंधु यहाँ से जिस निकलती है, ये हमारा प्यारा कश्मीर है, और यहाँ मानसरोवर झील से निकलती है सिंधु, यहाँ से कुछ यहाँ से निकलती है मानसरोवर झील से, और इस तरह से पठानकोट ये होते हुए पाकिस्तान होते हुए ये कहाँ गिरती है, अरब सागर में गिरती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नीचे दिए गए चित्र में अंकित ABCD नदियों के नाम बताइए। तो नदी का नाम बताना है। ये एक मैप पहचानिए पहले, मैप किसका लग रहा है। तो ये कई बार हमने ये मैप बनाया है अभी, ये मैप लग रहा है नॉर्थ अमेरिका का। एक मिनट, सॉरी। तो मैप में क्या है कि जैसे ये अमेरिका है, ये नॉर्थ अमेरिका है, दिख रहा होगा, और ये साउथ अमेरिका है। ठीक है, तो ये जो है यहाँ पर यूकान नदी है, यूकान रिवर है यहाँ पर मैकेंजी है, ये सेंट लॉरेंस है। ठीक है, ये सेंट लॉरेंस नदी है, यूकान है, मैकेंजी है, सेंट लॉरेंस है। और D नंबर पे ओरोनिको नदी मिलेगा आपको। आप मैप में देखेंगे नदी का लोकेशन तो आपको ये प्राप्त होगा। आगे देखते हैं। सर और आमू दरिया गिरती है। सर और आमू दरिया कहाँ गिरती है, अरल सागर में। अरल सागर कहाँ है, ये कजाकिस्तान है, ये अरल सागर है, और यहाँ पर उज्बेकिस्तान है। ठीक है,
ये कजाकिस्तान है और ये पूरा इस तरह से घेरे हुए हैं। कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान के बीच में आपको अरल सागर मिल जाएगा। आगे देखते हैं, काला सागर में गिरने वाली नदी है, तो काला सागर में गिरती है नीपर और डेन्यूब। एनडी जो है ये काला सागर में गिरती है, नीपर और डेन्यूब। वोल्गा नदी गिरती है कहाँ? कैस्पियन सागर में। वोल्गा नदी कैस्पियन सागर में गिरती है। आगे देखते हैं, सुमेलित करना है सूची 1 को सूची 2 से। तो नदी है दिया हुआ लीना नदी, तो लीना नदी कहाँ है? रसिया में। और कहाँ गिरती है? आर्कटिक सागर में। आमूर नदी रसिया और चाइना में मिलेगा, कहाँ गिरेगी? तारतर की खाड़ी में। टिग्रिस नदी टर्की, सीरिया और इराक में है, फारस की खाड़ी में गिरती है। माही नदी जो है वो गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश में बहती है और अरब सागर में गिरती है, अर्थात पश्चिम की ओर बहती है ये माही नदी। वह नदी जो भ्रंश घाटी से बहती है, तो राइन नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है। अफ्रीका की वह नदी जो मकर रेखा को 2 बार काटती है वो लिम्पोपो नदी है। मकर रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन है? लिम्पोपो। पोपो आ रहा है 2 बार, पो तो लिम्पोपो, म भी है इसमें, म भी है और पोपो भी है, तो लिम्पोपो जो है मकर रेखा को काटने वाली 2 बार काटने वाली नदी है। आगे देखते हैं, वह देश जो अरिय प्रवाह का उदाहरण प्रस्तुत करता है, तो श्रीलंका जो है अरिय प्रवाह का उदाहरण प्रस्तुत करता है। महावेली गंगा एक नदी है किसकी? श्रीलंका की। आगे देखते हैं, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। नीपर नदी, नीपर नदी कहाँ है? यूक्रेन में है। पो नदी कहाँ है? इटली में है। पो नदी इटली में है। पो नदी कहाँ पर है? इटली में है। आगे देखते हैं, राइन नदी कहाँ है? राइन नदी जर्मनी में है। रोन नदी कहाँ है? स्विट्जरलैंड में है। रोन नदी स्विट्जरलैंड में है। हिमानी झील इटस्का स्रोत है किसका? मिसिसिपी नदी का। इटस्का किसका स्रोत है? मिसिसिपी नदी का। नेक्स्ट देखते हैं, नदियों के किनारे स्थित नगर, तो खार्तून नगर जो है वो नील नदी के किनारे है और खार्तून जो है मिस्र का एक शहर है खार्तून। न्यूयॉर्क जो है हडसन नदी के किनारे है। बर्लिन स्प्री नदी के किनारे है। पेरिस सीन नदी के किनारे है। वाशिंगटन डीसी पोटोमेक नदी के किनारे है। पोटोमेक वाशिंगटन डीसी, ठीक है, याद रखने के लिए आप इसे याद कर सकते हैं पोटोमेक। यहाँ पर IMF का मुख्यालय है वाशिंगटन में और IMF को पटाकर रखना पड़ता है, तो वाशिंगटन डीसी कहाँ है? पोटोमेक नदी किनारे है। मेड्रिड मेजरेंसन नदी, फिर से सुमेलित करना है सूची 1 को सूची 2 से। लाहौर जो है रावी नदी किनारे है। रोम टाइबर नदी किनारे है। लंदन टेम्स के किनारे। वियना डेन्यूब के किनारे, वियना डेन्यूब के किनारे है। काहिरा नील नदी किनारे है। वियना डेन्यूब के किनारे हमने पढ़ लिया था। पर्थ जो है स्वान नदी किनारे है। बुडापेस्ट डेन्यूब के किनारे है। हैम्बर्ग एल्ब के किनारे। बेलग्रेड डेन्यूब के किनारे। कीव नीपर के किनारे, ठीक है। कीव कहाँ है? यूक्रेन की राजधानी है कीव और ये नीपर। आप देखते होंगे जो यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं ज़्यादातर आपको नीकर में दिखेंगे, तो नीपर नदी कहाँ है? कीव यूक्रेन में। वह नगर जिससे होकर हुआंगपू नदी बहती है, तो हुआंगपू नदी कहाँ से बहती है? संघाई से। बैंकॉक नगर मेनाब या चाय फ्राई नदी किनारे है। आप जानते हैं चाउमीन को फ्राई करके खाते हैं बिल्कुल बैंकॉक के लोग, तो चाय फ्राई नदी। नामपे मेकांग नदी। हनोई लाल नदी रेड रिवर वियतनाम में है। वियतनाम कम्युनिस्ट कंट्री रहा था, नॉर्थ वेस्ट जो यहाँ पे काफ़ी क्लैश हुआ था, ठीक है, तो आप उनका जानते हैं कम्युनिस्ट का पहचान होता है लाल झंडा, तो लाल नदी कहाँ है? वियतनाम हनोई में। यांगून या राबदी नदी किनारे। नदी को मिलाना है सूची 2 से। इसमें पोटोमैक नदी कहाँ है? पटा के रखा है कौन? वाशिंगटन को। कहाँ है? USA में। नील नदी सूडान। टिग्रिस इराक। टेम्स इंग्लैंड, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, बेलग्रेड डेन्यूब नदी किनारे है। रोम टाइबर नदी किनारे। वारसा वेस्टुएला। वाशिंगटन पोटोमैक। एटवर्प सेल्ट। रोटरडम राइन। हैम्बर्ग इल्बे। नदियों द्वारा निर्मित स्थल रूप। डेल्टा का निर्माण उन स्थानों पर होता है जहाँ नहीं होते गहरे समुद्र। जहाँ गहरा समुद्र नहीं होगा वहाँ डेल्टा का निर्माण होगा। विश्व का बृहत्तम डेल्टा का निर्माण कहाँ होता है? गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा। ग्रेट कैनियन एक क्या है? एक गॉर्ज है, एक खंड है। चिसा पानी गॉर्ज कहाँ स्थित है? नेपाल में है। द्वीप देखना है, वह द्वीप समूह जिसको सिप द्वीप कहा जाता है, फैरो द्वीप। संसार का सबसे बड़ा द्वीप है ग्रीनलैंड। दुनिया में सबसे बड़ा ग्रीनलैंड के बाद जो द्वीप है कौन सा है? न्यू गिनी। कथन सही है तो डेनमार्क की राजधानी नूक है
और जो समुद्र तल से 1 से 3 मीटर की ऊंचाई पर है मात्र। पूर्वी द्वीप समूह का वह द्वीप जो 3 देशों में विभाजित है, तो बोर्नियो 3 देशों में विभाजित है, मलेशिया, सिंगापुर आपको मिल जाएगा बोर्नियो द्वीप पर। कलिमंतान जिस द्वीप का अंग है वह है बोर्नियो। मेडागास्कर सबसे बड़ा द्वीप है किसका? हिंद महासागर का। नीचे दिए गए चित्र में हिंद महासागर के 4 द्वीप अर्थात ABCD ये दिया हुआ है, तो उनको सम्मिलित करना है। तो ए नंबर पे कौन है? तो ए है चेसेल्स और बी है चेगोस। देखिए हमें सेशल्स अभी पता नहीं चल रहा है, मैप क्लियर नहीं है, लेकिन हम इसमें ज़रूर ढूंढ लेंगे चेगोस। तो चेगोस तो ये होगा, ठीक है, तो ये है बी, यहाँ पर बी लिखा होगा, ये चेगोस है। मॉरिशस सी हो गया, ठीक है, सेशल्स ये हो जाएगा और सुकोबा ये हो जाएगा, ठीक है, हमने ढूंढ लिया। आगे बढ़ते हैं। तो ये कौन कौन सा है? चेगोस है, सुकोबा है, सेशल्स और मॉरिशस है, ठीक है। 1 2 3 4 ये हमने मिला लिया। 1 नंबर पे होगा चेगोस, बी नंबर पे सुकोबा, 3 नंबर पे सेशल्स और 4 नंबर पे मॉरिशस। आगे बढ़ते हैं। चेगोस, मालदीव, मॉरिशस और सेकलीज द्वीप में से दक्षिणी हिंद महासागर में स्थित है। तो दक्षिणी हिंद महासागर में कौन है? मॉरिशस। मेलेनेशिया द्वीप समूह में सम्मिलित है। तो मेलेनेशिया में कौन आएगा? न्यू गिनी, बिस्मार्क, आर्कियोपेलेगो, सांता क्रूज, वनुआतू, सोलोमन, फिजी और न्यू कैलिडोनिया। मेलेनेशिया द्वीप समूह में ये आएंगे। डियागो गार्सिया स्थित है कहाँ? हिंद महासागर में। नीचे दिए गए चित्र को ध्यान से देखना है, देखते हैं ध्यान से इसे। क्या है इसमें दिया हुआ? 1 2 3 4 से अंकित स्थान क्रमशः द्वीपों के द्योतक हैं। कौन सा है? तो एजोर द्वीप है, बर्डे है, बहामा है, फॉकलैंड है। ये देखिए ये तो फॉकलैंड है, ठीक है, और बहामा, एजोर और वर्ड द्वीप ये जो होगा ये बहामा है, ये एजोर है और ये बर्डे है। बर्डे हो गया, एजोर हो गया, फॉकलैंड हो गया, बहामा हो गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सही कथन है फॉकलैंड द्वीप समूह दक्षिणी अटलांटिक महासागर में स्थित है। यह सही कथन है, हमने अभी देखा था फॉकलैंड दक्षिणी अटलांटिक महासागर में स्थित है। फिजी द्वीप कहाँ स्थित है? प्रशांत महासागर में। फिजी प्रशांत महासागर में है। जापान का विशालतम द्वीप कौन सा है? होन्शु। देखिए होन्शु जो है होश में, मतलब जापान जो है होन्शु द्वीप पर स्थित है। इसी कारण जापान के लोग बहुत होश में रहते हैं और उनका काम सिर्फ डेवलपमेंट में काम करना है। डेवलपमेंट पे काफ़ी फोकस करते हैं, काफ़ी होश हवास में रहते हैं, ठीक है। और होन्शु द्वीप सबसे बड़ा द्वीप है, इस तरह से इसे याद कर सकते हैं। मकाओ द्वीप का चीन को स्थानांतरण हुआ था कब? 1999 में। बलियारिक द्वीप समूह स्थित है कहाँ? भूमध्य सागर में। भूमध्य सागर में बलियारिक द्वीप समूह स्थित है। वह नदी जिस पर विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है तो ब्रह्मपुत्रा नदीय महाद्वीप है। ऑस्ट्रेलिया जो है, सॉरी ये द्वीपीय महाद्वीप है। द्वीपीय महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया कौन है? द्वीपीय महाद्वीप है। ग्रेनाडा द्वीप अवस्थित है कैरेबियन सागर में। ग्रेनाडा द्वीप कहाँ अवस्थित है? ग्रेनाडा द्वीप कहाँ स्थित है? कैरेबियन सागर में। कैरेबियन सागर में स्थित है कौन? ग्रेनाडा द्वीप। झील और जलप्रपात। विश्व की दूसरी सबसे गहरी तथा सबसे लंबी झील है टंगानिका झील। टंगानिका झील जो है सबसे लंबी झील है, ठीक है, और दूसरी सबसे गहरी झील है टंगानिका। ये सबसे लंबी झील जो लिख रहा है ये एक्चुअली में मीठी झील होनी चाहिए, विश्व की सबसे मीठी लंबी झील। तो ये क्या होगा? टंगानिका झील। और दूसरी सबसे गहरी झील होगा टंगानिका। बियर, सुपीरियर, हुरोन और मिशिगन झील में से एक ग्रेट लेक्स का हिस्सा नहीं है। तो बियर झील ग्रेट लेक्स का हिस्सा नहीं है। आप जानते हैं ग्रेट लेक्स में कौन कौन शामिल है? तो आपको मिल जाएगा ग्रेट लेक्स में, इसको आप याद कर सकते हो होम्स से, HOMES, हुरोन, ओंटारियो, मिशिगन, ईरी और सुपीरियर। ये 5 झील है, ठीक है। ग्रेट लेक्स में ये आपको 5 झील मिल जाएगा होम्स। फिर से मैं बोलता हूँ कौन कौन? हुरोन, ओंटारियो, मिशिगन, ईरी और सुपीरियर झील। ये कहाँ है? USA में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका की बृहद झीलों का पूर्व से पश्चिम की ओर सही क्रम है। पूर्व से पश्चिम की ओर ग्रेट लेक्स में कौन कौन सा आएगा? पूर्व से पश्चिम की ओर, तो हम इसे सजाते हैं। पूर्व में है ओंटारियो, उसके बाद ईरी, फिर हुरोन, उसके बाद मिशिगन, फिर सुपीरियर। इस तरह से है। तो अर्थात पश्चिम से पूर्व की ओर इसका जो हम किस तरह सजाएंगे? सुपीरियर, मिशिगन, हुरोन और
ई से ईरी और ओंटारियो। इसे आप ऐसे याद कर लीजिए, SMHEO, SM या SMHEO, आप जैसे भी इसको याद करना चाहते हैं ये याद कर सकते हैं। SMHEO, SMHEO, पश्चिम से पूर्व याद हो जाएगा, SMHEO। आगे बढ़ते हैं। वह झील जो पूर्णतः USA में स्थित है, तो मिशिगन झील जो है पूर्णतः USA में स्थित है। ठीक है, बाकी जो और झील हैं वो कनाडा और USA की बाउंड्री बनाती है, लेकिन जो मिशिगन झील है वो पूरी तरह से USA में स्थित है। मिशिगन जो है पूरी तरह से USA में स्थित है, इसे याद कर लीजिए। ये कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। मिशिगन झील जो है पूरी तरह से USA में है। झीलों का क्षेत्रफल की दृष्टि से सही अवरोही क्रम है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सजाना है तो सुपीरियर झील सबसे बड़ी झील है, फिर विक्टोरिया झील है, फिर वैकाल झील है, उसके बाद ग्रेट बियर है। आगे बढ़ते हैं। विश्व की सबसे बड़े ताजे पानी की झील, तो यह है लेक सुपीरियर झील। और टंगानिका जो है सबसे लंबी झील है, और ये जो है सबसे बड़ी झील है मीठे पानी की। दोनों में अंतर है। आगे बढ़ते हैं। विश्व की प्राचीनतम तथा सबसे गहरी झील है, तो विश्व की प्राचीनतम और सबसे गहरी झील कौन सा है? बैकाल झील। क्षेत्रफल और आयतन के आधार पर विश्व की सबसे बड़ी झील है कैस्पियन सागर। क्षेत्रफल और आयतन के आधार पर सबसे बड़ी झील है कैस्पियन सागर। आगे देखेंगे। अंग्लियोनोमा मतलब उंगलियोमा, उंगली की आकृति का फिंगर झील जो है कहाँ स्थित है? ये USA में आपको मिलेगा फिंगर लेक। झीलों की बाटका फिनलैंड में है। 1000 झीलों का देश फिनलैंड। बाइलिंग झील डोमिनिका में है। 5 फ्लावर झील सिचुआन चाइना में है। रेड लैगून बोल्विया में है। ग्रेट स्लेव कनाडा में है। वह नगर जो सुपीरियर झील पर स्थित है, तो डुलुथ जो है सुपीरियर झील पर स्थित है। आगे देखते हैं। टिटिकाका झील आपको मिल जाएगा पेरू और बोल्विया देशों के बीच में आपको मिलेगा टिटिकाका। उर्मिया झील ईरान में है। रेंडियर झील कनाडा में है। अथावस्का कनाडा में है। संसार का सबसे ऊंचा जलप्रपात साल्ट एंजल जलप्रपात सबसे ऊंचा है। एंजल जलप्रपात कहाँ स्थित है? वेनेजुएला में। विक्टोरिया जलप्रपात जाम्बेजी नदी पर है। क्रोएशिया की टिप्लिस झील है विश्व धरोहर स्थल। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात एंजल जलप्रपात। विश्व की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील सुपीरियर झील। विश्व का सबसे ऊंची नवगम्य झील टिटिकाका। दुनिया की दूसरी सबसे गहरी झील टंगानिका झील। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब है जल डमरू मध्य, तो मलक्का जल संयोजक में आने जाने की सुविधाएं हैं हिंद महासागर से चीन सागर तक। जो मलक्का जल डमरू मध्य है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मलक्का जल डमरू मध्य मलेशिया इंडोनेशिया के पास आपको मिल जाएगा। ये जैसे इसका हम मैप बनाकर देखते हैं एक बार। जैसे ये हमारा भारत है और ये साउथ ईस्ट एशियन कंट्री है, ये आपको ठीक है, ये इंडोनेशिया है, ये मलेशिया है। तो इंडोनेशिया मलेशिया के बीच में आपको ये मलक्का जल डमरू मध्य मिलेगा। ठीक है, मलक्का जल डमरू मध्य ये किसको जोड़ रहा है? ये हिंद महासागर है। हिंद महासागर को साउथ चाइना सागर से जोड़ रहा है। ये साउथ चाइना सी हो गया, इसको जोड़ रहा है कौन? मलक्का जल संधि। भारत और पूर्वी एशिया के बीच नौ संचालन या नेविगेशन टाइम और दूरी अत्यधिक कम किए जा सकते हैं यदि सियाम की खाड़ी मतलब थाईलैंड और अंडमान सागर, ये आपको यहाँ पे अंडमान मिल जाएगा, यहाँ पे थाईलैंड मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आपको थाईलैंड मिल जाएगा। तो अंडमान सागर और थाईलैंड के बीच जलडमरू मध्य एक नई जलडमरू मध्य या नहर खोल दिया जाए, तो जलडमरू मध्य के आर पार एक नहर खोल दिया जाए तो ये जो है डिस्टेंस कम जाएगा भारत और पूर्वी एशिया के बीच में। किसके बीच में यदि खोल दिया जाए? थाईलैंड और म्यांमार के बीच में एक नहर खोल दिया जाए तो ये डिस्टेंस कम जाएगा। आगे देखते हैं। वह जल संयोजी जो यूरोप को अफ्रीका से पृथक करता है, तो यह है जिब्राल्टर जल संधि जो है यूरोप को अफ्रीका से अलग करता है। एक्चुअली क्या है कि अफ्रीका से एक जिराफ चला और ये भूमध्य सागर पार करते हुए ये अटक गया और ये यूरोप नहीं जा पाया। जैसे ये यूरोप है और ये भूमध्य सागर है, तो ये जेब्रा जो है यहीं पे अटकर रह गया। इसी को हम बोलते हैं जिब्राल्टर जल संधि। मतलब याद करने के लिए हमने बताया जिब्राल्टर जल संधि को जेब्रा से याद कर लीजिए। जेब्रा कहाँ पर खड़ा, और यहाँ पर ये जेब्रा खड़ा है कहाँ पर? यूरोप और अफ्रीका के बीच में एक जेब्रा मिलेगा आपको, वो है जिब्राल्टर जल संधि। हरमुज जल संधि पाई जाती कहाँ? फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी के बीच में हरमुज जल संधि मिलेगा। फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी के बीच में आपको हरमुज जल संधि मिलेगा।
एशिया एवं उत्तरी अमेरिका की जो जलडमरू अलग करता है, एशिया और उत्तरी अमेरिका को कौन सा जलडमरू अलग करता है, तो वो है बेरिंग जल संधि। बेरिंग जलडमरू कहाँ मिलेगा आपको, ये है आपका यूएसए, ये हो गया यूएसए का अलास्का, और ये हो गया रसिया, ये हो गया अलास्का, अर्थात यूएसए का अलास्का है, और ये प्रशांत महासागर। ठीक है, तो ये जो है ये बेरिंग जल संधि है। ये क्या है, बेरिंग जल संधि। क्वेश्चन क्या पूछ रहा था, एशिया और उत्तरी अमेरिका को कौन जलडमरू मध्य अलग करता, तो ये हो गया बेरिंग जलडमरू मध्य। ये रसिया जो है एशियन रसिया है, और ये यूएसए है। ठीक है, उत्तरी अमेरिका, इन दोनों कौन अलग कर रहा है, जलडमरू मध्य बेरिंग। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आर्कटिक महासागर एवं प्रशांत महासागर को जोड़ने वाला जलडमरू मध्य, ये हमने अभी बताया था, बेरिंग जलडमरू मध्य है। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। जिब्राल्टर जल संधि कहाँ है, अफ्रीका यूरोप के बीच में एक जेब्रा फंसा हुआ है, जिब्राल्टर जल संधि, या ये कह सकते हैं अफ्रीका और यूरोप के बीच में एक जेब्रा खड़ा है, और वो जिब्राल्टर जल संधि है। मलक्का जल संधि इंडोनेशिया और मलेशिया के बीच में हमने बताया था। बेरिंग जल संधि आपको एशिया और उत्तरी अमेरिका के मध्य मिल जाएगा। हार्मो जल संधि का मिलेगा फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी, ये हमने सारी चर्चा कर ली थी। 10 डिग्री चैनल मिलेगा आपको अंडमान और निकोबार के बीच में, 10 डिग्री चैनल अंडमान और निकोबार के बीच में मिलेगा। वह जलडमरू मध्य जिसमें से निकली हुई सुरंग यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस को जोड़ती है, तो डोवर जल संधि जो है, डोवर जल संधि ये यूके और फ्रांस को जोड़ता है। डोवर जल संधि यूके और फ्रांस को जोड़ता है। इसे याद कर लीजिएगा हूबहू डोवर, आप जैसे भी इसको सेट करना चाहते हैं सेट कर लीजिए। डोवर है यूके और फ्रांस, यूके और फ्रांस ऐसे भी डोवर हैं, मतलब दोनों बलशाली हैं, इस तरह से याद कर लीजिए। ठीक है, डोवर जल संधि जोड़ती है किसे, इंग्लिश चैनल और उत्तरी सागर को। डोवर जल संधि किसको जोड़ेगा, इंग्लिश चैनल और उत्तरी सागर को। पाक की खाड़ी, अब देखिए पाक की खाड़ी मन्नार की खाड़ी और बंगाल की खाड़ी को जोड़ेगा, जिससे ये हमारा भारत है, ये आपको यहाँ पे श्रीलंका आप मिलता है, तो ये बंगाल की खाड़ी है और ये मन्नार की खाड़ी है। तो मन्नार की खाड़ी और बंगाल की खाड़ी को कौन जोड़ रहा है, ये जोड़ रहा है पाक की खाड़ी, पाक जलडमरू मध्य। ठीक है, फारस की खाड़ी सीमा नहीं बनाती है, ओमान के साथ फारस की खाड़ी सीमा नहीं बनाती है। बोथेनिया की खाड़ी कहाँ मिलेगा आपको, स्वीडन और फिनलैंड के बीच में बोथेनिया खाड़ी मिलेगा। बेफिन की खाड़ी कनाडा और ग्रीनलैंड। कारपेंट्रिया की खाड़ी ऑस्ट्रेलिया में मिलेगा। टोंकिन की खाड़ी मिलेगा वियतनाम चाइना में। हिंद महासागर और लाल सागर को जोड़ने वाली जल संधि कौन सा है, बाबुल मंडप। आगे बढ़ते हैं। नहर, स्वेज नहर लाल सागर और भूमध्य सागर को जोड़ती है। स्वेज नहर के दोनों सिरों पर स्थित पतन कौन सा है, पोर्ट सईद और पोर्ट स्वेज। पोर्ट सईद और पोर्ट स्वेज, स्वेज नहर को दोनों सिरे पर स्थित है, पोर्ट सईद और पोर्ट स्वेज। कथन और कारण, स्वेज नहर बनाने से भारत की पश्चिमी देशों से दूरी कम हो गई है, ये सही है। स्वेज नहर भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है, ये भी सही है। स्वेज नहर किसको जोड़ती है, भूमध्य सागर को लाल सागर से। आगे देखते हैं। संसार का सबसे बड़ा पोतवाहक नगर है, संसार का सबसे बड़ा पोतवाहक नहर है स्वेज नहर। मुंबई से स्वेज नहर जाने के लिए नहीं गुजरना पड़ेगा स्वेज नहर से होकर। मुंबई से स्वेज नहर जाना हो, स्वेज बंदरगाह जाना हो, मुंबई से आपको स्वेज बंदरगाह जाना हो तो स्वेज नहर से गुजरने की ज़रूरत नहीं है। पनामा नहर जोड़ती है किसको, प्रशांत महासागर और अंध महासागर को। आप देखे होंगे जो ये लोकेशन है यहाँ पर पनामा नहर है, और ये किसको जोड़ रहा है, अटलांटिक ओशियन को और पैसिफिक ओशियन को। ठीक है, आगे देखते हैं। सू नहर जोड़ती है किसको, सुपीरियर हुरून। देखिए सू में ही हुर लगा हुआ है, सू तो सुपीरियर और हुरून इसको जोड़ेगा। सू नहर किसको जोड़ेगा, सुपीरियर और हुरून को। वह देश जो प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर को जोड़ने के लिए पनामा नहर के प्रतिद्वंदी के निर्माण की योजना बना रहा है, तो निकारागुआ जो है पनामा नहर के पैरेलल एक अलग नहर का निर्माण कर रहा है, निकारागुआ। कील नहर जोड़ती है किसको, उत्तरी सागर एवं बाल्टिक सागर को। कील नहर किसको जोड़ेगी, उत्तरी सागर और बाल्टिक सागर को। देखिए मान लीजिए कि बाल्टी है ये, ठीक है, ये नॉर्थ होगा इसका, ये होगा साउथ, ये हो गया नॉर्थ सी, बाल्टिक सागर का ये नॉर्थ सी हो गया, आप ऐसे मानकर चलिए, और ये हो गया बाल्टिक सागर, ये नॉर्थ सी हो गया, ये बाल्टिक सागर। और इसके बीच में यहाँ पर कील लगाएंगे और इसको ये इस तरह से कील लग गया, ठीक है। तो कील नहर जो है ये हो गया एक नहर, तो कील नहर किसको जोड़ रहा है, नॉर्थ सी और बाल्टिक सी को। आप इस तरह से इसे याद कर लीजिए, ठीक है। नॉर्थ सी और बाल्टिक सी को कौन जोड़ रहा है, कील नहर। इसे हम यहीं तक रखते हैं, ये पूरा जो जलमंडल है वो समाप्त हो गया है। अब आगे जो टॉपिक होगा वो
विश्व के प्रमुख बांध है, तो इसे हम अगले वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।